Assalamu alaikum students. How are you all people today? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. जैसे कि आपकी 9th ग्रेड्स की जो इंग्लिश बुक है उस हवाले से हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आपका जो ये यूनिट था पैट्रियटिज्म के हवाले से हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ये प्रेसी राइटिंग जैसे कि आप देख सकते हैं, इसी हवाले से एक राइटिंग स्किल्स के से रिलेटेड आपका जो एक स्ट्रक्चर है जो आपकी यूनिट पैट्रियटिज्म ग्रेड 9th में है, तो उसी हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 7 का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, यूनिट 7 पैट्रियटिज्म के हवाले से उसके हवाले से हम लोगों ने देखा था। मुहिब वतनी के हवाले से हम लोगों ने डिस्कस की थी कि पैट्रियटिज्म क्या चीज़ होती है, उसकी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स उसके हवाले से पढ़े थे। रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स के हवाले से उसकी कॉम्प्रहेंशन वगैरह हम लोगों ने कर ली थी। अभी जाते हैं इसकी जो लास्ट स्ट्रक्चर राइटिंग स्किल्स के हवाले से आपकी बुक में है, प्रेसी राइटिंग, पेज नंबर 77। As I tell you in my every lecture, okay, keep the books right in front of you. So आपकी जो बुक में है थोड़ी सी वो इतनी इंफॉर्मेटिव नहीं है, बहुत ही शॉर्ट टर्म पे आपको बता दिया गया है कि प्रेसी राइटिंग क्या चीज़ होती है। कुछ एक और चीज़ें भी जैसे कि पैराफ्रेजिंग और प्रेसी राइटिंग में डिफरेंस क्या है उसके हवाले से भी कुछ डिस्कस्ड है। तो वी आर नॉट बी डिस्कसिंग दोज थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव स्लाइड्स रिलेटेड टू प्रेसी राइटिंग कि प्रेसी राइटिंग एक्चुअली होती क्या चीज़ है, और उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक नमूना भी है आपके लिए, प्रेसी राइटिंग का एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको प्रेसी करके आपके सामने पेश किया गया है। तो आगे से आपकी एक्टिविटी आपकी बुक में है, उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रेसी राइटिंग का। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं कि प्रेसी राइटिंग है क्या चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, व्हाट इज प्रेसी राइटिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल इट कम्स फ्रॉम द वर्ड प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब शॉर्ट, ओके, कम अल्फाज में ज़्यादा चीज़ें बताना। ठीक है, कम अल्फाज का इस्तेमाल कम होता है इसमें, लेकिन इंपॉर्टेंस इसमें नेग्लेक्ट नहीं की जा सकती। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने इसमें मेंशन करनी है। ठीक है, so this is all regarding Prezi writing here. Let's continue with the slides here. First, a fall. In this presentation, you will learn to do the following. List the guidelines to write a Prezi. Create Prezi using the format heading, outline and summary. ये दो चीज़ें आप इस प्रेजेंटेशन में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले गाइडलाइंस जो हैं प्रेसी राइटिंग के लिए क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या कौन सी गाइडलाइंस हैं। उसके बाद प्रेसी राइटिंग का जो फॉर्मेट, किस फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हुए प्रेसी राइटिंग करना, हेडलाइन, इसका पहले हेडिंग बनाना, उसके बाद उसकी आउटलाइनिंग करना, उसके बाद उसकी समरी बनाना। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस in this presentation. First of all, Prezi writing. A Prezi is the shortened form of a passage. It is a miniature replication of the original passage. ठीक है, वो एक छोटा फॉर्म होता है, जो ओरिजिनल पैसेज होता है उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। पैसेज में शायद उसमें ऐसी कोई वर्ड्स इस्तेमाल की गई हों, थोड़ी सी रिपीटिशन भी हो सकती हैं, उन सारी चीज़ों को निकाल के उसको ब्रीफ बनाना, शॉर्ट करना। ठीक है, दिस इज व्हाट Prezi really means. Prezi writing is a process of condensing a passage to its main points. जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था इंट्रोडक्शन में कि हम लोग मेन पॉइंट्स पे ज़्यादा तवज्जो देंगे। उस पैसेज में कौन से ऐसे मेन चीज़ें जो मेंशन हैं उसी के हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे, लिखेंगे प्रेसी में। इट एक्सप्रेस द थीम ऑफ द पैसेज एज ब्रीफली एज पॉसिबल। ठीक है, उस पैसेज की जो थीम होती है जिसपे वो पैसेज लिखा गया है, उस थीम पे ज़्यादा फोकस होगा, ना कि यहाँ वहाँ की फालतू चीज़ें जो वहाँ पे मेंशन होती हैं। मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें, फालतू इन अ सेंस एक्स्ट्रा चीज़ें, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसको जो एग्जैजरेट करके लिखा गया है उसको शॉर्ट करके आपने टू द पॉइंट लिखना है। दैट इज व्हाट Prezi really means. It expresses the theme of the passage as briefly as possible, and after that a Prezi must briefly cover all the ideas stated in a passage. जो आइडियाज हैं एग्जैक्टली उस पे मबनी होनी चाहिए आपकी Prezi। ठीक है, नॉट ऑल द थिंग्स, ओनली द मेन आइडियाज। जो मेन आइडियाज वहां पे मेंशन होती हैं पैसेज में, उस पे ज्यादा फोकस होनी चाहिए Prezi इन अ Prezi में। Okay, now we move on to the next slide. Uses of Prezi. Why Prezi is used in writing format? Okay, as a writing skill, Prezi को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? It is useful in grasping the ideas of passage, extract, chapter or book. ठीक है, तो आइडियाज उसमें से निकालने के लिए, ग्रास्प करने के लिए एक इस्तेमाल होती है Prezi। ठीक है, उसका जो पैसेज है उसका एक्सट्रैक्ट या चैप्टर या बुक उसमें से निकालना। ठीक है, इट एड्स कंसंट्रेशन
when reading a passage that has to be summarized, ठीक है। तो वो जो है कंसिडरेशन ज़्यादा बढ़ाती है, क्योंकि आपकी जो मेन आइडियाज़ जब आप मेंशन करते हैं प्रेसी में एक पैसेज की, तो सारा फोकस मेन आइडियाज़ पे ही होता है। तो एक रीडर जब रीड करता है तब उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि इस पैसेज में जो ज़्यादा फोकस या ज़्यादा उसमें जो दबाव दी जाती है किन आइडियाज़ पे दिए जा रहे हैं, ठीक है। सारा पैसेज नहीं, बल्कि वो जो मेन आइडियाज़ पे फोकस करने की मदद देती है प्रेसी राइटिंग, ठीक है। इट इंप्रूव्स राइटिंग स्किल्स एंड टीचेस द क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग मच इन फ्यू वर्ड्स, ओके। ये आपकी राइटिंग स्किल को इंप्रूव भी करता है, और उसके साथ साथ वो जो क्वालिटी है जिसमें आप, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, समंदर को कूजे में बंद करना, सिंपल, ओके। क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग मच इन फ्यू वर्ड्स, अल्फाज का इस्तेमाल कम लेकिन बताना बहुत, ठीक है। बहुत सी चीजें आपने बतानी है लेकिन कम अल्फाजों के इस्तेमाल से। And in the last, you have a note here given that you should remember all the time. A précis is concise, clear, and must make a connected whole. ठीक है, वो précis के हवाले से बताया जा रहा है कि précis को concise यानी कि छोटा होना चाहिए, clear होनी चाहिए, language उसकी साफ होनी चाहिए, जो समझने की काबिल हो, and make a connected whole. So ये जो sentences आप यूज कर रहे हो वो एक दूसरे के साथ, वो जो आइडियाज होंगी वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, ना कि आप कहीं ईस्ट से स्टार्ट, फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, इस तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं आप। दैट डजंट मैटर एट ऑल, दैट इज नॉट अ करेक्ट प्रेसी, ठीक है। तो उसमें कंटिन्यूएशन होनी चाहिए, वो वर्ड्स एंड सेंटेंसेस दैट यू आर यूजिंग व्हाइल राइटिंग अ प्रेसी, दे मस्ट बी कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। सो ये चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए जो सेंटेंसेस। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। गाइडलाइंस के हवाले से आपको बताया जा रहा है कि प्रेसी में कौन सी गाइडलाइंस हैं। बिफोर राइटिंग द प्रेसी वी मस्ट फॉलो दीज गाइडलाइंस। व्हाट आर दे? रीड द पैसेज अ नंबर ऑफ टाइम्स सो एज टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। उसको पढ़ें, जो पैसेज है आपके सामने जिसकी आपने प्रेसी करनी है उसको आप बार बार पढ़ें, बेशक 5 बार भी हो, 10 बार भी हो, आपने पढ़ना पड़े, वो पढ़ें जब तक आपको उसकी पूरी समझ आ जाए, ठीक है। इट डजंट मीन दैट यू कीप ऑन रीडिंग इट 20 or 30 times, बट इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पैसेज देन यू मे रीड इट फॉर 20 or 30 times। अगर आपको पैसेज समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, 5 to 6 times में रीड करके आप समझ गए हो कि वो पैसेज किस चीज पे बेस्ड है, व्हाट आर द मेन आइडियाज, या व्हाट इज द वन मेन आइडिया व्हिच हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। इफ यू आर ओके विद इट देन इट इज ओवर एंड आउट, सो नो नीड टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन ऑल द टाइम, ओके। अगर आप 3-4 बार में पढ़ के आप पैसेज समझ गए हो सो दैट्स मोर देन इनफ। अगर आप नहीं समझे हो सही तरीके से उस पैसेज की जो मेन थीम है, उसका जो मेन आइडिया है, वो समझ नहीं पाए, तो यू मस्ट रिपीट the reading part, okay। And next, select a suitable title or heading for the passage। और एक suitable title या heading आपने choose करना होगा पैसेज पढ़ के, उसकी जो थीम है, उसका जो मेन आइडिया, मेन थीम, वो आपको पता चल जाए कि पैसेज किस चीज पे बेस्ड है। सिंपली द टाइटल मस्ट रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ द पैसेज। टाइटल जो होगा वो पैसेज का जो थीम है उसे वाजे करे। Irrelevant and incidental points such as examples, illustrations or comments by the author may be omitted। So यहाँ पे गाइडलाइन में ये भी बताया जा रहा है कि उसमें irrelevant incidental points जो होती हैं, जैसे कि examples दी गई हैं कुछ उस थीम से रिलेटेड, उस आइडिया से रिलेटेड, उसे आप निकाल सकते हैं। illustrations जो उसको डिस्क्राइब करती हैं आगे ज्यादा अल्फाजों में, उसे आप निगलेक्ट कर सकते हैं। या फिर कोई कमेंट्स दिए गए हों बाय द ऑथर, जिसने वो पैसेज लिखा है, उसमें अगर कोई कमेंट्स हैं वो कमेंट्स भी आप ओमिट कर सकते हैं, ठीक है। यूजिंग द एसेंशियल पॉइंट्स एंड आउटलाइन ऑफ द पैसेज मे बी फॉर्म्ड। वो जो एसेंशियल पॉइंट्स हैं उसकी, जिस पे बेस्ड है वो पैसेज, वो आप उनमें से आउटलाइन कर सकते हैं। मीन्स लाइक पॉइंट्स टाइप, पॉइंट्स, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट करके डैश लगा के आप उसकी जो पॉइंट्स को आउटलाइन कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर द गाइडलाइंस फॉर राइटिंग अ प्रेसी। उसके अलावा रफ ड्राफ्ट इज रिटन यूजिंग द आउटलाइन फॉर्म्ड। जो आउटलाइन आप लिख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने निकालनी है पैसेज से 4 to 5 आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द पैसेज। सो उसका एक रफ ड्राफ्ट बना लें, ठीक है। रफ ड्राफ्ट मींस रफ वर्क, ठीक है। वो रफ वर्क होना चाहिए, वो नीट वर्क नहीं होगा, ठीक है, जिससे आप उसे मतलब पता हो आपको कि पैसेज में कौन सी जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे मैंने आउटलाइन किए हैं, उसको एक खाका बनाना, एक रफ खाका बनाना, ठीक है। द एसेंशियल पॉइंट्स मस्ट अपीयर इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, और उसको लॉजिकल सीक्वेंस में भी रखना है। जैसे कि आपने मतलब जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया तो उसकी एंडिंग कंक्लूजन सही होनी चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग और कंक्लूजन में बीच में फर्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर फर्क आ गया तो इट
is getting out of connection. वो sentences एक दूसरे से connected नहीं होते, so it is not a good pressing at all. Okay, continuing with the guidelines. Okay, what are the things? Avoid using words and sentences from the original passage. Original passage जो होगा आपके सामने, उस पैसेज में जो ओरिजिनल सेंटेंसेस हैं वो, या उसका जो उसकी जो वर्डिंग्स इस्तेमाल की गई हैं, जो अल्फाजात इस्तेमाल हुए हैं उसमें, उसको चेंज करने की कोशिश करें. अगर कोई वर्ड ऐसा है उसका कोई सिनोनिम यूज कर ले, उसको चेंज करके. ठीक है, सेम एज इट इज, कॉपी पेस्टिंग नॉट अलाउड इन अ प्रेसी. ओके, सिंपल. अवॉइड वर्ड्स लाइक इन माई ओपिनियन, आई बिलीव दैट, एक्सेट्रा. आप अपने कमेंट्स उसमें दे नहीं सकते. क्या आप क्या सोचते हैं, अपनी जो ओपिनियन है, राय है, वो प्रेसी में आप नहीं दे सकते. चाहे वो थीम, आइडिया कुछ भी हो, किसी चीज के हवाले से भी हो, आप अपनी आइडिया नहीं दे सकते. इन माई ओपिनियन, मेरे मुताबिक, मेरे राय के मुताबिक होगी. यू कांट मेंशन योर ओन राय और ओपिनियन ऑन इट. या आई बिलीव दैट, या आप क्या बिलीव करते हो, नहीं करते हो, दैट डजंट मैटर एट ऑल इन दिस प्रेसी राइटिंग. ठीक है, ये चीजें आप मेंशन करोगे, आप उसको पैसेज जो प्रेसी लिखोगे उस पैसेज का, उसे और लेंथी करोगे, उसे छोटा नहीं करोगे. प्रिसाइज करने की बात हो रही है, उसको लेंथी करने की नहीं. ठीक है, सो दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड. द प्रेसी मस्ट बी रिटन इन सिंपल एंड अनएम्बिगुअस लैंग्वेज. ठीक है, प्रेसी का जो रिटन फॉर्म होगा, आपका जो सेंटेंसेस होंगे, उसके जो जुमले इस्तेमाल होंगे और अल्फाजात इस्तेमाल होंगे, उनको सादे से सादे रखने हैं आपने, सिंपल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, कोई मुश्किल वोकैबुलरी इस्तेमाल करके शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है कि आई हैव दिस मच नॉलेज रिगार्डिंग द वोकैबुलरी. ओके, अपनी वोकैबुलरी की जो स्किल्स है वो दिखाने की जरूरत नहीं होती प्रेसी में. रादर वो, अगर आपने अपनी जो एबिलिटी हो, जो भी आपकी कैपेबिलिटीज हैं रिगार्डिंग वोकैबुलरी, जो आपकी नॉलेज है, वो आप एसेज में यूज करें, नॉट इन अ प्रेसी. दैट वुडंट बी गुड. ओके, प्रेसी को जितना सिंपल रखें, अंडरस्टैंडेबल रखें, उतना ही सही होगा. एन एम्बिगुअस लैंग्वेज तो इसी हवाले से ही मेंशन्ड है कि कोई मुश्किल अल्फाज या ऐसा कोई स्टेटमेंट इस्तेमाल करना जो इससे रिलेटेड ना हो, या उससे कुछ, मिसाल के तौर पर कोई और समझ इंसान की तरफ, इंसान की जो समझ है वो किसी और तरफ ले जाए. ठीक है, ऐसा कोई लैंग्वेज आप उसमें इस्तेमाल नहीं करोगे. ठीक है, ओके. कंटिन्यूइंग विद द गाइडलाइंस, द प्रेसी मस्ट बी रिटन इन द पास्ट टेंस, इनडायरेक्ट स्पीच एंड थर्ड पर्सन. ये तीन चीजें आपने याद रखनी है. प्रेसी जब भी लिखो तो पास्ट में लिखो, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखो और थर्ड पर्सन में लिखो. सिंपल था. और उसके बाद, ये तो सिंपल आइडिया था, इस हवाले से एक गाइडलाइन था. उसके हवाले से कंपेयर द ड्राफ्ट टू द ओरिजिनल पैसेज. जो आपने ड्राफ्ट लिखा है, रफ ड्राफ्ट बनाया, उसको कंपेयर करें पैसेज के साथ, जो ओरिजिनल पैसेज है. एंड चेक दैट ऑल द एसेंशियल पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड. और वो भी चेक करें कि आपने जो पॉइंट्स उसमें से निकाले हैं, जो गाइडलाइंस के वक्त, जो आउटलाइन के वक्त आपने निकाले हैं, वो सारी चीजें आया आपने मेंशन की हैं या नहीं. Ensure that the length of press is 1/3 of the original passage. 1/3, एक तिहाई हिस्सा आपने करना है. एक तिहाई, मैथमेटिक्स में मैं थोड़ा कमजोर हूं. ठीक है, सो इट डजंट मैटर एट ऑल. 1/3 आपने, तीसरा हिस्सा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देख लें, उसके 1/3 के हवाले से बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव द पैसेज, ओरिजिनल पैसेज जो है आपका, एक मिसाल दे रहा हूं, 75 वर्ड्स पे मबनी है. ठीक है, अगर 75 वर्ड्स उसमें मौजूद है, तो उसका एक तिहाई हिस्सा यानी कि 25 वर्ड्स में आपने कंप्लीट करना होगा. उसको एक्सीड नहीं करना होगा. कम कर लो तो भी वेल एंड गुड, बट यू शुडंट एक्सीड मोर देन 2 और 3 वर्ड्स. अगर आप 2 और 3 वर्ड्स एक्सीड भी करोगे तो वो गलत होगा. मीन्स यू कोशिश करो कि 1/3 मतलब 1/3. 75 का 1/3 25 है, तो 25 वर्ड्स में आप लिखने की कोशिश करें. ठीक है, अगर कम हो जाए तो भी मसला नहीं है, बट किसी चीज को नेग्लेक्ट करते हुए नहीं. कोई मेन थीम या मेन पॉइंट आप मेंशन करना चाहते हो, वर्ड्स की वजह से आप उसको नेग्लेक्ट करो, दैट इज नॉट गुड. ओके, कोशिश करें जो मेन थीम है, मेन पॉइंट है, वो निकाल के उसी को 25 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं. ठीक है, एक तिहाई हिस्सा. ओके, सो चेक फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर एंड एरर्स इन पंक्चुएशन. ठीक है, उसके बाद आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह चेक करने हैं इसमें. जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर आपके कुछ हुए हैं, कोई अल्फाज आपने गलत स्पेल कर दिया है, या आपने उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी है, या तो कोई एरर पंक्चुएशन के हवाले से, कॉमा, एक्सक्लेमेशन, व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू मेंशन इन देयर, अगर उसकी गलती हुई हो, उसको भी मद्देनजर रखते हुए आपने सारी चीजें चेक करनी है. ठीक है, राइट द फाइनल ड्राफ्ट एंड इंक्लूड अ टाइटल और हेडिंग. और फाइनल ड्राफ्ट लिखिए जो नीट वर्क होगा, नीट ड्राफ्ट होगा,
जो रफ वर्क के बाद होगा वो करके सारी चीज़ें गाइडलाइंस जो बताई गई हैं उसी मुताबिक फिर आपने एक टाइटल या हेडिंग देनी है उस प्रेसी को, ठीक है। सो दीज वर द गाइडलाइंस। नाउ यू हैव अ पैसेज गिवन टू यू ऑन द स्क्रीन। नाउ इसकी बेसिस पे हम प्रेसी लिखेंगे, वो भी तैयार है आपके सामने, जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए बताया जा रहा है। ये आप बाद में जाके ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि एक पैसेज है, व्हाट डू वी ड्रीम अबाउट, ओके, हम किस बारे में ख्वाब देखते हैं, सिंपल टाइटल दिया गया है एक पैसेज का। A subject of great debate has been the nature of dreams that people experience. Dreams can range from the mundane to the fantastic. They can create emotions like anxiety, joy, fear, anger, etc. in the dreamer. Dreamers often feel that the experience in their dreams is very real. It is common for people to have recurring dreams. Some people have recurring dreams of falling, flying, or being chased. Nightmares are also common and often occur among the children and adolescents. Nightmares may be the result of unresolved conflict or anxiety. Many theories have been put forth to explain why dreams occur. One of the theories is that dreams are merely a reproduction of incomplete thoughts or events experienced in the day. Another theory is that dreams are representations of our desires and fears. It has also been propagated that our dreams are populated with universal symbols that. So ये एक पैसेज दिया गया है आपको, यहाँ से आपको जो हाईलाइट की गई हैं चीजें वो आपको बताई जा रही हैं कि ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। मजीद इलस्ट्रेशंस में आपको जाने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले नेचर ऑफ ड्रीम्स के हवाले से बात हो रही है, ठीक है। व्हाट डू वी ड्रीम अबाउट इज द टाइटल। तो नेचर ऑफ ड्रीम्स, ड्रीम्स की जो नेचर है उसके हवाले से कि ड्रीम्स होती क्या है, ख्वाब होती क्या है। रिकरिंग ड्रीम्स के हवाले से बात हो रही है, जो बार बार आपको वो ख्वाब आते हैं, वो एक्सपीरियंस क्यों करते हैं लोग, इस तरह की चीजें। नाइटमेयर्स, बुरे ख्वाब जो आप देखते हैं क्यों होता है। ड्रीम्स आर मियरली रिप्रोडक्शन ऑफ इनकम्प्लीट थॉट्स, जो आपकी सोच, थॉट प्रोसेस होती है, सोच होती है, उसकी इनकम्प्लीटनेस, जो चीज आपको हासिल नहीं हुई, ऐसी चीजें जब आप सोचते हैं उस हवाले से ख्वाब आते हैं। एक पॉइंट दी गई है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ आवर डिजायर्स एंड फियर्स एज वेल, जो हमारी चाह होती है, चाहत होती है, और हमारा जो खौफ होता है किसी चीज से, ये चीजें भी रिजेंबल होती हैं ड्रीम्स में, ख्वाब में, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टेकन आउट फ्रॉम दिस passage. Now look at it. It has been continued here. May be recognizable across the myriad of cultures. Sometimes dreams have been reported to certain warnings. Warnings के हवाले से भी जो आपको एक कोई वार्निंग दे रही है, कि जैसे कि आप लोग कहते हैं कि यार मैंने कभी देखा ख्वाब में कुत्ता मुझे फॉलो कर रहा है, बीन चेज्ड बाय अ डॉग, और मैंने बहुत सारे बिच्छू देखे वगैरह वगैरह। वो कहते हैं कि एक वार्निंग है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस तरह की कोई स्टोरीज बताई जाती हैं ड्रीम्स के हवाले से। और मैसेजेस अबाउट द इमीडिएट फ्यूचर, जो इमीडिएट फ्यूचर है आपका मुस्तकबिल है, उसके हवाले से भी लोग कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो रिसर्चर्स हैं उस पर बात करते हैं इस हवाले से, ड्रीम्स के हवाले से, ख्वाब के हवाले से। इट्स जस्ट अ सिंपल पैसेज, ये एक एग्जांपल है, इसको इतना सीरियसली ना ले, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इट हैज ऑल्सो बीन सजेस्टेड दैट ड्रीम्स कैन बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड अराइविंग एट सोल्यूशन। जैसे कि हम लोग इस्तिखारा करते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग लाइक दैट, जो नमाज पढ़ के आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो प्रॉब्लम सॉल्वेशन के लिए, सोल्यूशन के लिए, प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन के लिए हम लोग इस्तिखारा करते हैं, जो ख्वाब में आता है उसी को फिर फॉलो करो वगैरह वगैरह। दीज आर द थिंग्स। मैनी पीपल कीप ड्रीम जर्नल्स, दे रिकॉर्ड देयर ड्रीम्स ऑन डेली बेसिस, ठीक है, अपने ड्रीम्स को रिकॉर्ड करते हैं कि मैंने ख्वाब देखा है। ड्रीम जर्नल्स बनाते हैं, जैसे कि बुक होती है, नोटबुक्स में नोट डाउन करते हैं कि मैंने ये ख्वाब देखा, कैसा ख्वाब देखा। ड्रीम जर्नल्स के हवाले से वो भी हाईलाइट किया गया है, ड्रीम जर्नल्स क्या चीज़ होती हैं। मे बी मेंटेन्ड एज अ हॉबी और टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रीम्स एंड consequently oneself. Carl Jung, the famous psychologist, maintained a dream journal known as रेड बुक, ठीक है। कॉल जंग के नाम से एक बंदा था, साइकोलॉजिस्ट था, जिसने एक ड्रीम जर्नल लिखी थी जिसे रेड बुक कहते हैं, ठीक है। दिस वाज अ पैसेज एंड नाउ यू सी कैसे बनाते हैं। Sample passage पहले बनाए। The outline of the passage is formed using the main points as it is as follows, ठीक है, as it has been mentioned in the other slide, जो हाईलाइट की गई थी वो चीजें, ठीक है। रेंज ऑफ इमोशंस इन ड्रीम्स, जो इमोशंस वगैरह हैं ड्रीम्स में वो क्या है, एंगर, जॉय वगैरह 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 के हवाले से डिस्कस हुई है। और उसके अलावा रिकरिंग ड्रीम्स के हवाले से नाइटमेयर्स, जो बुरे ख्वाब हैं, रिकरिंग ड्रीम्स मीन्स अगेन रिपीटेशन ऑफ ड्रीम्स, एंड ड्रीम्स एज इनकम्प्लीट थॉट्स, जो सोच की प्रोसेस है उसके हवाले से। ड्रीम्स एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजायर्स एंड फियर्स, ड्रीम्स एज वार्निंग्स, ड्रीम्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ड्रीम जर्नल्स, जंग्स,
द रेड बुक। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपने उस पैसेज में से निकाली हैं, यहाँ पे सामने आपके है। ठीक है, और उसके बाद सैंपल ऑफ वेल रिटन प्रेसी, नेचर ऑफ ड्रीम्स टाइटल दिया गया है। उसके बाद देखें, व्हेन पीपल ड्रीम दे एक्सपीरियंस वेरियस इमोशंस सच एज एंजाइटी, जॉय, फियर एक्सेट्रा। इमोशंस की बात हो रही है पहली बात। ऑफन ड्रीमर्स बिलीव देयर ड्रीम इज रियल, मेनी पीपल हैव रिकरिंग ड्रीम्स, उसके हवाले से मेंशन्ड है। सिर्फ इतना बता दिया, रिकरिंग के हवाले से क्या है वो कुछ नहीं, एक्स्ट्रा एलाबोरेशन नहीं करनी चाहिए। नाइटमेयर्स, अभी नाइटमेयर्स पे आ गए। बुरे ख्वाब क्या होते हैं? नाइटमेयर्स आर ऑल्सो कॉमनली एक्सपीरियंस, दे मे बी ड्यू टू अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, सिंपल अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, सिंपल कर दिया है। ड्रीम्स में भी एक्सटेंशंस ऑफ वंस थॉट्स, embodiments of one's fears and desires and predictions about the future। सारी चीजें एक ही सेंटेंस में कंप्लीट। Dreams may even be useful in solving problems. The famous psychologist Carl Jung was known for keeping a dream journal. Simple. Okay? So Carl Jung के हवाले से मेंशन किया था। रेड बुक क्या है, कौन सी जर्नल है, वो लाजमी नहीं है। कार्ल जंग जो था वो एक साइकोलॉजिस्ट था जो ड्रीम जर्नल्स बनाता था अपनी ड्रीम्स के हवाले से। सो दिस इज अ सैंपल ऑफ वेल रिटन प्रेसी। अभी आप अगर देखना चाहते हैं कि तो वीडियो वापस रिवाइंड करके जहां पे हमारे पुराने स्लाइड्स थे वहां पे जाके आप पहले वर्ड्स काउंट करें, उसके बाद इस स्लाइड पे आए, इस पे वर्ड्स काउंट करें, तो आपको 1/3 का हिस्सा मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ अ प्रेसी इज एक्चुअली रिटन। कंक्लूजन में क्या है? द टाइटल ऑफ द प्रेसी रिफ्लेक्ट्स द थीम ऑफ द पैसेज। जो टाइटल है नेचर ऑफ ड्रीम्स के हवाले से वो ऑलरेडी मेंशन्ड है। द प्रेसी इटसेल्फ इज 1/3 द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। ये 1/3 है, 1/3 हिस्सा है ओरिजिनल पैसेज से। इट इज रिटन इन सिंपल एंड अनएम्बिगुअस लैंग्वेज। ठीक है, उसको सिंपल लिखा है, उसमें ज्यादा चीजें मेंशन नहीं की है, ज्यादा वोकैबुलरीज यूज नहीं की हैं और कोई ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं की जो समझ में ना आ सके। Thus it is a well written प्रेसी। सिंपल, इसका कंक्लूजन ये है इस प्रेसी के हवाले से। Thank you, people. Now we move on to exactly what your book has taught you about Pressy. उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे जो आपके पेज नंबर 77 पे है इस स्लाइड्स के बाद। ये आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक एक स्लाइड के अलग अलग से, तो जैसे कि आपको कहता रहता हूँ मैं अपनी हर वीडियो में, वीडियो पॉज करें और उसे नोट डाउन करें ताकि आपकी राइटिंग स्किल भी हो और आपके पास एक रिकॉर्ड भी हो कि प्रेसी एक्चुअली है क्या चीज़ और कौन सी उसमें गाइडलाइंस, इंपॉर्टेंस वगैरह वगैरह सारी चीजें मेंशन है, उसी को फॉलो करें। ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू टुवर्ड्स योर बुक नाउ। जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी बुक की तरफ हम लोग आ गए हैं। राइटिंग स्किल्स में आपकी प्रेसी है। यहाँ पे प्रेसी का मतलब क्या है? प्रेसी मीन्स समराइजिंग, इट इज द gist of or main theme of a passage expressed in as few words as possible, as few words in a sense 1/3 of the ओरिजिनल पैसेज। ठीक है, अभी यहाँ पे डिफरेंस बताई जा रही है, डिफरेंस बिटवीन पैराफ्रेजिंग एंड प्रेसी। पैराफ्रेजिंग और प्रेसी में क्या फर्क है? ठीक है, पैराफ्रेज शुड रिप्रोड्यूस नॉट ओनली द सब्सटेंस ऑफ अ पैसेज बट आल्सो इट्स डिटेल्स। पैराफ्रेजिंग में जब आप लिखते हो किसी हवाले से तो आपने सिर्फ उसकी सब्सटेंस के हवाले से, जो पैसेज का जो सब्सटेंस है, वो जो मवाद है, सिर्फ उसी को नहीं बल्कि उसकी डिटेल्स भी बयान करते हो पैराफ्रेजिंग में। ठीक है, उसको एक डिटेल में बयान करना वो पैराफ्रेजिंग है। यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं जाना पड़ता, प्रेसी में उसको शॉर्ट करना पड़ता है। Therefore, it will be at least as long as and probably longer than original one। ठीक है, तो पैराफ्रेजिंग में वो ओरिजिनल चीज से काफी लंबी होती है। जैसे कि पैराफ्रेजिंग, आप स्टैंजास की पैराफ्रेजिंग करते हो, स्टैंजास कितनी शॉर्ट होते हैं, जब आप एक्सप्लेन करते हैं उसको कितना लेंथी करते हैं, ऑलमोस्ट वो 3-4 लाइन का होता है, वो भी शॉर्ट लाइन्स के होते हैं। बमुश्किल मैं कहता हूँ एक स्टांजा में बमुश्किल 10 या 12 अल्फाज होंगे या 15 अल्फाज होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे। तो आप जब एक्सप्लेन करते हैं तो उसको 50 to 60, 70 वर्ड्स में करते हैं। ठीक है, जब पैराफ्रेजिंग करते हैं। सो ये मतलब है इसका फर्क है। बट अ प्रेसी मस्ट बी मच शॉर्टर देन द ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल से छोटा होना चाहिए। फॉर इट इज मेंट टू एक्सप्रेस ओनली द मेन थीम एंड रिमूव ऑल अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स। जो अनइम्पॉर्टेंट, गैर जरूरी, गैर अहम डिटेल्स हैं जिसमें वजाहतें की गई हैं, वो वजाहतें आपने निकालनी है उसमें, उसको एज शॉर्ट एज पॉसिबल रखना है। दैट इज 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। तो ये आपके पेज 77 पे मेंशन है। उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक पैसेज, जैसे कि आपके स्लाइड्स में आपने एक एग्जाम्पल देखा, एक पैसेज था, उसमें से सारी चीजें हाईलाइटेड थी, वो ज्यादा कारगर है आपके लिए। ये एज अ प्रैक्टिस आपके लिए और भी अच्छा होगा क्योंकि जब उसे देख चुके हैं आप, अभी ये पैसेज पढ़ के आपने इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें निकालनी है,
उसका एक टाइटल निकालना है आपने, इसमें इसको शॉर्ट भी करना है। पहले इसके वर्ड्स काउंट कर लें, ये कितने वर्ड्स पे मबनी है ये पैसेज, उसके बाद इसका 1/3 एक तिहाई हिस्सा, सबसे पहले ये आपने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आप पढ़ें इसको, समझें इसको, समझ के इसकी मेन थीम निकालें। मेन थीम जो टाइटल आप लिखोगे उस पैसेज का, प्रेसी का, उसके बाद जाके उसकी जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है उनको अवॉइड करते हुए जो मेन पॉइंट्स हैं उसके साथ आपने लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल भी दिया गया आपको, तो ये आप पढ़ के आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है, one great defect of our civilization is that it does not know what to do with its knowledge. Science, as we have seen, has given us powers fit for the gods, yet we use them like small children. For example, we do not know how to manage our machines. Machines were made to be manservants, yet he has grown so dependent on them that they are in a fair way to become his masters. Already most men spend most of their lives looking after and waiting upon machines, and the machines are very stern masters. They must be fed with coal and given petrol to drink and oil to wash with, and must be kept at the right temperature. And if they do not get their meals when they expect them, they grow sulky and refuse to work, or burst with rage and blow up and spread ruin and destruction all around them. So we have to wait upon them very attentively and do all that we can to keep them in a good temper. Already we find it difficult either to work or play without the machines, and a time may come when they will rule us all together just as we rule the animals. ठीक है, ये एक पैसेज है आपको बता रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से, जिसकी हमने सही तरीके से सही तरह से इस्तेमाल करना है। अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। बच्चेगाना हरकतें हम इनके साथ नहीं कर सकते, especially the machines or the inventions which we made through the modern science. Okay, तो इस हवाले से mentioned है। यहाँ पे इसकी प्रेसी आपको दी गई है। देखिए इतना बड़ा पैसेज है, इसको आप काउंट करोगे तो आपको 1/3 ही मिलेगा यहाँ का ये पैसेज जो लिखा गया है। ठीक है, human beings do not know what to do with their knowledge. Science has given them superhuman powers which they do not use properly. For example, we are unable to manage their machines. यहाँ पे अगेन जैसे आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मेंशन्ड है, सो आपकी लेवल पे 9th ग्रेड के मुताबिक सही है, वो कुछ ग्रेड से ऊपर है। ठीक है, आपकी जो स्टडी ग्रेड से ऊपर था वो स्लाइड्स वगैरह जो मेंशन थी वो आपको हायर लेवल तक पहुंचाती है प्रेसी। इस हवाले में जो फॉर एग्जाम्पल है अगर आप ना ही यूज करो तो अच्छा है। ठीक है, वी आर अनेबल टू मैनेज देयर मशीन्स शुड बी फेड promptly and waited upon attentively. Otherwise, they refuse to work or cause destruction. They already find it difficult to do without machines. In the course of time, they may rule over them all together. ठीक है, ये आपकी प्रेसी बन गई है उस पैसेज की जो एग्जाम्पल दी गई है। अभी एज एन एक्टिविटी आपको एक और प्रेसी का जो पैसेज है दिया गया है जिससे आप प्रेसी राइटिंग करेंगे। ठीक है, ये एक्टिविटी आपके लिए है जो आप देख सकते हैं, एक पैसेज है सेम एज इट इज, इसको रीड करें, इसमें जितने वर्ड्स हैं वो काउंट करें, 1/3 इसका बनाएं हिस्सा कितने बनते हैं वर्ड्स के, और उन्हीं वर्ड्स के मुताबिक आपने लिखने हैं। उसके बाद आप पैसेज पढ़ें, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो वगैरह वगैरह चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें उसी तरह जो आपको स्लाइड्स में बताए गए थे गाइडलाइंस वगैरह में, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो निकालें, उसमें से एक रफ ड्राफ्ट बनाएं, उसकी आउटलाइन बनाएं, फिर रफ ड्राफ्ट बनाएं। रफ ड्राफ्ट के बाद आप उसको कंपेयर करें ओरिजिनल पैसेज के साथ, आपने कितने वर्ड्स में लिखा है और ये कितने वर्ड्स में है, और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने मेंशन की भी हैं कि नहीं ये भी देखें, अपनी लैंग्वेज भी चेक करें, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी चेक करें, ईच एंड एवरीथिंग। आफ्टर दैट यू मे राइट द नीट वर्क। ठीक है, तो ये सिर्फ पढ़ लेते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू एक्वायर बैड हैबिट्स सच एज ईटिंग टू मेनी स्वीट्स और टू मच फूड, ड्रिंकिंग टू मच कोल्ड ड्रिंक्स ऑफ एनी काइंड। द मोर वी डू सच अ थिंग, the more we like doing it. Okay, if we do not continue to do it, we feel unhappy. This is called the force of habit, and the force of habit should be fought against. Okay, टाइटल तो आपको मिल गया, फोर्स ऑफ हैबिट। ठीक है, हैबिट जो आदत है उसकी वजह से जो जिस चीज़ की लत आपको लग जाती है, हैबिट आपको लग जाती है, आदत हो जाती है, वो चीज़ आपको हर हाल में चाहिए होती है। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स ऑफ हैबिट। ये आपको थीम मिल गया, टाइटल मिल गया। अभी आपने आगे जाके इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने।
Things which may be very good when only done from time to time tend to become very harmful when done too often and too much. The wise man always remembers that this is true about himself and always checks any bad habit. He says to himself, I am now becoming idle, and then adds, I'll get myself out of this bad habit at once. ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह एक बुरी आदत के हवाले से बात हो रही है कि बुरी आदतों की जो लत किसी को लगती है वो किस हद तक जा सकती है वगैरह वगैरह। तो आपने इसमें से मेन पॉइंट्स निकालने हैं, इसका 1/3 हिस्सा बनाना है पैसेज का और प्रेसी लिखनी है। ठीक है, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। सो दिस वॉज द लेक्चर बेस्ड ऑन प्रेसी राइटिंग जो आपकी 9th की बुक में यूनिट 7 पैट्रियटिज्म से रिलेटेड था। और आगे जाके हम लोग और भी यूनिट्स और भी स्ट्रक्चर्स ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस रिगार्डिंग योर 9th grade इंग्लिश बुक। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली एंड टिल देन अल्लाह हाफिज।